कुछ एक जहाँ पे रिज चल रही है और रिज का एक हिस्सा उनके पास है, दूसरा हमारे पास है। तो उस रिज के ऊपर आमने सामने हम बैठे और तब हालात ये थे कि जिसने जो चोटी पकड़ ली उसकी हो गई। तो मौका देखते थे कि यार मैं इसको मारूं और कल सुबह इस चोटी पे पहुंच जाऊं। कोई ऐसी चीज हो जो आपको अभी तक जहन में याद हो या उसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो। मैं एक साधारण सैनिक हूँ, इस माँ भारती का लाल, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार। किसी का खून पीना है तो पीऊंगा, किसी को काटना है तो काटूंगा। 18 फरवरी 1946 भारतीय नाविक विद्रोह हुआ, तो उसके बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, आईएनए, ये सब शामिल हो गए थे। और मेरे पिता एक सिग्नलर थे। ही वॉज पोस्टेड एट HMIS तलवार। ट्रेनी होने के नाते उनका पूरा बैच सेलर्स का जो था, उनको अंग्रेज बहुत बुरा ट्रीटमेंट देते थे। और उससे परेशान होकर के उन्होंने एक दिन तय किया कि जी आज से हम विद्रोह कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने किया और अंग्रेजों ने इनको क्वार्टर गार्ड में डाला, तो तय था कि या तो ये मारे जाएंगे या इनको काले पानी की सजा हो जाएगी। तो मेरे फादर उस वक्त भागे। मेरे फादर ने जो ऑन शोर ऑफ शोर शिप्स थे उनको मैसेज कर दिया मोर्स कोड के जरिए कि जी हमने रिवोल्ट कर दिया है, अब हमको इन्होंने क्वार्टर गार्ड में डाल दिया, मैं भाग करके आया हूँ सिर्फ ये मैसेज देने के लिए। हम जिंदा बचें या ना बचें कोई गारंटी नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं नीता वाजपेयी आपके अपने प्रोग्राम वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ भारतीय सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री JS पुरोहित जी हैं। पुरोहित सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, उन्होंने अपने जीवन के 37 साल माँ भारती की सेवा को समर्पित किया है। उन्होंने बहुत सारे यूएन के मिशंस में के सदस्य रहे हैं और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में काफ़ी अपना योगदान दिया है। और ऐसे बोलूँ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा उनको बहादुरी के लिए 3 मेडल दिए गए। साथ ही उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। बुक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ बुक्स इनकी सर की ऐसी हैं जिसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया और वैदिक काल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो इनसे हम पूछेंगे। और इन्होंने बहुत सारे पेपर्स सबमिट किए जो कहेंगे चाणक्य से रिलेटेड होंगे, उनके विचारों से रिलेटेड होंगे। मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर, बहुत कुछ है। ये कहना चाहें तो ये गागर में सागर हैं सर। तो उस गागर से कुछ बूंदें मैं निकाल के आप दर्शकों के सामने छलकाना चाहूँगी, जो शायद हमें भी उसका कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए सीधे हम सर के पास चलेंगे और सर से ही पूछेंगे उनके बारे में और कुछ उनके मिशंस के बारे में जानेंगे। अभी वर्तमान समय में जो राजनीतिक चहल पहल उठापटक वैश्विक राजनीति पे चल रही है उस पर भी बात करेंगे। कुछ बात हम इस पे भी करेंगे, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये भी यहाँ पे भी कुछ उथल पुथल चल रहा है। हमारे रिलेशंस कैसे अभी बिल्ट हो रहे हैं चाइना के साथ, बहुत सारे हैं मुद्दे जिस पे हम बात करेंगे समय के हिसाब से। तो टाइम वेस्ट न करते हुए दर्शकों आपको मैं पुरोहित सर के से साक्षात्कार करवा रही हूँ। नमस्कार सर, वंदे मातृभूमि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के अपना कीमती समय आपने हमें दिया। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने 37 साल आपने दिए हैं माँ भारती की सेवा में। सर, कोई ये 37 साल में आप कोई ऐसा मतलब टफ सिचुएशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको अभी तक जहन में याद हो कि हाँ मतलब वाकई ये बहुत अच्छा मिशन था, या उसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हो, कोई ऐसा वाकया हो तो आप दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं सर। नमस्कार नीता जी, नमस्कार दर्शकों। सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण सैनिक हूँ, इस माँ भारती का लाल हूँ, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। किसी का खून पीना है तो पीऊँगा, किसी को काटना है तो काटूँगा, और किसी के सामने प्रणाम करके अगर आशीर्वाद लेना है तो चूकूंगा नहीं। बिल्कुल सर। और आपने मेरे बारे में इतनी बातें बोली, वो सब मेरे ख्याल से
शो ज़्यादा है, आई स्टिल रिमेन अ हम्बल सिंपल इंडियन एट हार्ट एंड वर्क। जहाँ तक आप मिशन की और डिफ़िकल्ट सिचुएशन या उन हादसों की बात करना चाह रही हैं जो मुझे याद हों, मैं बताऊं नीता जी, भारतीय सेना में पैदल सैनिक होने के नाते, इन्फेंट्री में होने के नाते मैंने सारी जिंदगी बॉर्डर्स पे गुजारी है या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में गुजारी है। शायद तभी सर आपने डिसाइड किया होगा कि लोगों को मोटिवेट करूंगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकला जाता है, राइट? हाँ, मैं देखता हूँ कि जो समय मैंने निकाला, तकरीबन अपनी जिंदगी का आधा समय मैंने बॉर्डर पर निकाला है। जी जी जी। और बॉर्डर पे निकालने का मतलब है कि आपको दुश्मन कभी भी चकमा दे सकता है और आप उसको नहीं आने देंगे। हाँ। ये तय है, और उसको रोकने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा करूंगा। तो मुझे तो हर पोस्टिंग का, हर टेन्योर का, हर वाकया ऐसे याद है जैसे मैं अभी गुजर रहा हूं। फौज से जरूर मैं बाहर हो गया हूं, लेकिन मुझसे, मेरे अंदर से फौज नहीं बाहर हो सकती। मतलब कहते हैं ना, जन्म से ही सैनिक वाली सिचुएशन है। जी जी। और वो उसका श्रेय जाता है मेरे ख्याल से मेरे पिताजी को। अच्छा। जो 1945 में भारतीय नौसेना में थे। अरे वाह। यानी 1945। मतलब उन्होंने, आपकी सेकंड जनरेशन है। हाँ, मेरे पिता 5 साल भारतीय सेना नौसेना में रहे, 1945 से 1950। वो समय था जबकि पार्टीशन की बातें चल रही थी। इंडिपेंडेंस के लिए उनको जो रिक्रूट्स चाहिए थे, तो मेरे फादर ने एक नेवल सेलर के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने नेवी ज्वाइन किया। जी जी। और 18 फरवरी 1946, अच्छा, मुझे आज भी याद है, भारतीय नाविक विद्रोह हुआ था। अच्छा। और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था हमारी इंडिपेंडेंस का, क्योंकि उसके बाद भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और सुभाष चंद्र की बॉस की आईएनए, ये सब शामिल हो गए थे। अरे वाह, क्या सिचुएशन होगी आप बता रहे हो सर ना, मुझे लग रहा है मैं रियली उसमें पार्टिसिपेट करी हूँ। मतलब उससे मतलब बहुत ही रोमांचक लग रहा है सुन के। और मेरे पिता एक सिग्नलर थे। अच्छा, सिग्नलर मतलब कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थे। और उस जमाने में ही वाज पोस्टेड एट HMIS तलवार, हिज मेजेस्टीज इंडियन शिप तलवार। ये ट्रेनिंग शिप था जो कि बॉम्बे के पास में था। जी जी जी। और वहां पर वो ट्रेनी होने के नाते उनका पूरा बैच सेलर्स का जो था, उनको अंग्रेज बहुत बुरा ट्रीटमेंट देते थे। अच्छा। और उससे परेशान होकर के उन्होंने एक दिन तय किया कि जी आज से हम विद्रोह कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने विद्रोह किया, उस दिन 18 फरवरी की सुबह सुबह का उन्होंने नाश्ता खाने से मना कर दिया, सड़ी हुई ब्रेड खाने से मना कर दिया। अंग्रेजों, राइट, मंगल पांडे का केस था। आप एक 1857 का जो मंगल पांडे का केस था, नाविक विद्रोह का, ये वो मंगल पांडे इंसिडेंट है जो कि बहुत फ्लेयर अप हुआ। और मेरे फादर क्योंकि कम्युनिकेशन में थे, उन दिनों कम्युनिकेशन के लिए मोर्स कोड होता था। अच्छा। और मोर्स कोड से ABC का टक टक टकाटक, लॉन्ग प्रेस, शॉर्ट प्रेस, उसका कॉम्बिनेशन बन के होता था। और जैसे ही इन्होंने किया और अंग्रेजों ने इनको क्वार्टर गार्ड में डाला, तो तय था कि या तो ये मारे जाएंगे या इनको काले पानी की सजा हो जाएगी। तो मेरे फादर उस वक्त भागे। वो अपनी कहानियां जो बताते थे हमें, मैं वो लाइव शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों तो नहीं रहे, लेकिन ये जो आप बता रहे हो दर्शकों को नहीं पता होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता है। मेजॉरिटी इंडियंस को नहीं मालूम। अच्छा। सिर्फ जो नेवल हिस्टोरियंस हैं या नेवी के ऑफिसर्स हैं, हाँ, उनको मालूम है कि जो नेवल म्यूटिनी शुरू हुई थी वो HMIS से हुई थी, HMS तलवार से शुरू हुई थी। और उस बैच ने शुरू की थी। और उन सेलर्स को तो पकड़ के, चूंकि मेरे फादर ने जो ऑन शोर ऑफ शोर शिप्स थे उनको मैसेज कर दिया मोर्स कोड के जरिए कि जी हमने रिवोल्ट कर दिया है, अब हमको इन्होंने क्वार्टर गार्ड में डाल दिया, मैं भाग करके आया हूं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए। हम जिंदा बचें या ना बचें कोई गारंटी नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। और इसके बाद में जो शिप्स आए, पूरी नेवी थी, भारतीय नौसेना के जो सैनिक और ऑफिसर्स थे वो शामिल हो गए। और उन्होंने ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे की तरफ अपनी गन्स डायरेक्ट कर दी। अच्छा। दैट वाज व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियली रियलाइज्ड दैट नेवल म्यूटिनी इज लाइकली टू प्रिवेंट देम एस्केपिंग आल्सो। अगर वो बंद कर देते तो अंग्रेज भाग भी नहीं पाते वापस। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था जो कि
न केवल भारत के इतिहास में हमारे आजाद होने के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है। मील का पत्थर बोले, एक बहुत सारे पत्थरों में से एक ये भी था। ये भी था, हाँ। पिता तो नहीं रहे, लेकिन हाँ। उनकी वो जो बातें और उनके वो जो गुण है, वो शायद वो मुझे ट्रांसफर कर पाए। वाक्य ने ही शायद आपको आगे इस आर्मी में जाने के लिए आई थिंक पत्थर रखा हुआ है कि आप उस पर चढ़ के वो जो भी हो, लेकिन वो प्रेरणा के स्रोत थे जिसकी वजह से बिल्कुल मैंने सेना ज्वाइन की और मुझे सेकंड टाइम सोचना भी नहीं पड़ा कि कोई और करियर भी हो सकता है। राइट। मैं जहाँ तक मैंने इतने इंटरव्यू करती हूँ, सारे आप जैसे ही महान हस्तियों के, सब ने यही कहा कि सेकंड ऑप्शन हमने सोचा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज की जनरेशन या कभी किसी की जनरेशन ले लें, सब में सेकंड मतलब बैकअप का बड़ा वो रहता है ना कि ये नहीं होगा तो बैकअप है हमारे पास। बट आप लोग रियली, मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों ने सेकंड थॉट लिया ही नहीं। हमारे केस में तो बैकअप तब होगा ना कि इनवैलिडेट हो जाओ, सेना से निकाल दिए जाओ कि मेरा टांग टूट जाए या मैं फिजिकली काम न कर पाऊँ, तो फिर सेना हमको बाहर दे देती। देन आई हैव टू लुक फॉर एन ऑप्शन आउटसाइड। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस ये ऑप्शन रहा ही नहीं। सर, अभी पिताजी की तो बात हमने सुन ली। सर, आपके बारे में आपका कोई मिशन ऐसा हो जो यादगार हो? जैसे अभी पिताजी की हमने बात सुनी, तो कोई ऐसा मिशन हो जो रियली हम बच्चों को कहानियों की तरह से सुनाए? बहुत सारी कहानियां हैं सर, एक दो चलिए बताता हूँ। मैं 1990 फर्स्ट हाफ जी, तकरीबन 35 साल हो गए इस बात को। हाँ। हमें ऑप्शन मिला उन दिनों, श्रीलंका में लड़ाई चल रही थी जी और सियाचिन में लड़ाई चल रही थी। अच्छा। हाँ। और 1985 में मैं कमीशन होकर के ही आया था। अच्छा, तो मतलब ब्लड जी, तब आते ही मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी कश्मीर में रही, पाकिस्तान बॉर्डर पे रही। और 1990 में हमको ये ऑप्शन पूछा, वॉलंटियर्स मांगे गए कि एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन ऑपरेशन मेघदूत या श्रीलंका के अंदर। तो मैंने दोनों ऑपरेशंस के लिए हाथ खड़ा किया कि सर मेरे को दोनों में से कहीं भेज दीजिए, और मुझे जाना है युद्ध के लिए जाना है। तो उन दोनों में से मुझे सियाचिन जाने का मौका मिला। अच्छा। और सियाचिन में जो हमारी पोस्ट है, दर्शक तकरीबन सभी भारतीय जानते हैं इस बात को कि सियाचिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। बिल्कुल सर, हमेशा वो टेंशन वहाँ बनी ही रहती है। हाँ, उन दिनों तो बहुत हैवी टेंशन रहती थी, और हम लोग रहते भी 17,000, 18,000, 21,000, 22,000 की ऊंचाई पर। और इस ऊंचाई के ऊपर बाकी माउंटेनियर्स ऑक्सीजन लेकर के, समय लेकर के, सारी सुविधाएं लेके चढ़ते हैं। हम अपनी बंदूक लेकर के, अपना सामान लेकर के चढ़ते थे, और क्रॉस बॉर्डर फायर बहुत ज्यादा होता था। आर्टिलरी का फायर बहुत ज्यादा होता था। कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, या तो रेडियो सेट था जो कि आप कॉन्फिडेंशियल चीजों के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकते। इतनी लंबी लाइन बिछाना और बर्फ में -40, -50 डिग्रीज के अंदर सरवाइव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो भाईचारा और या टीम वर्क मैं कहूँ जो हमने वहां देखा, अच्छा, जो मैंने वहां सीखा, वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा उसूल बना कि इतने मुश्किल हालात के अंदर भी हमारे जवान एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते थे। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। अब तो सपना लगता है, लेकिन उस वक्त ये हकीकत में जान निकलती थी। मैं जनवरी 1990 में चढ़ा था, तो जनवरी में आप देखिए कितनी ठंड होती है। बर्फ का रंग नीला होता था, सूरज कभी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, 3-3 महीने बर्फ चल रही है। बीच में कभी कभी सूरज महाराज दर्शन देकर चले आते थे। बट दैट टफ पीरियड टॉट मी। और वहां पे आप खाना भी नहीं खा सकते। एक रोटी 24 घंटे में खा लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर की कम हो जाती है। ऑक्सीजन ही नहीं है, और जब तक ऑक्सीजन शरीर में नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। तो पाचन क्रिया अगर कम हो जाती है, आपके शरीर के अंदर ताकत भी कम होने लगती है। आप बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकते। अगर आप बहुत जल्दी दौड़ दिए तो आप गिर जाएंगे, आपको हैपो हो जाएगा, आप वहीं थैंक यू हो जाएंगे। और जब ऐसे हालात के अंदर आप देखते हो कि आपने वो 33 RPM चला करता था किसी जमाने में, या स्लो स्पीड की आजकल जो रील आती है, हम ऑलमोस्ट उस स्पीड पे चला करते थे, क्योंकि मेरी चलने की रिदम, फायर करने की रिदम मेरी सांस की रिदम से मिलनी चाहिए।
सर इस पे जस्ट मुझे एक विचार आया है कि अगर आपकी एक्टिविटी है ना बॉडी की स्लो हो जाती थी, इस सिचुएशन में कितना टफ होता था फाइट करना, मतलब सामने सामने। देखिए, हाथापाई की लड़ाई तो सियाचिन में होना संभव नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारी और पाकिस्तानी पोस्टों के बीच में नाले हैं, नाले, हाँ। कुछ एक जहाँ पे रिज चल रही है और रिज का एक हिस्सा उनके पास है, दूसरा हमारे पास है, जी, तो उस रिज के ऊपर आमने सामने हम बैठे ओ, और तब हालात ये थे कि जिसने जो चोटी पकड़ ली उसकी हो गई। ओ, तो हम मौका देखते थे कि यार मैं इसको मारूं और कल सुबह इस चोटी पे पहुंच चोटी पे जाऊंगा। पहुंच जैसे बाना सिंह का जी, जी, हादसा जी, हुआ, हाँ, उनको अशोक चक्र मिला। हम्म, और ये सब जब हादसे होते हैं तो आप देखते हो कि यार इतने मुश्किल हालात में, जो आप बोल रहे हैं ना, जी, स्लो जी, स्पीड, हम्म, फाइट, हाँ, तो आप अपनी काबिलियत उस वो कहते हैं ना कि सख्त समय में कमांडो पस्त नहीं होता, सख्त समय में कमांडो डबल और सख्त ज्यादा होता है। स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तो हालात अगर आपको पस्त कर दे तो आप तो दक्ष हो जाओ, तैयार हो जाओ कि कुछ और कर डालोगे। और शरीर जवाब दे रहा है, सांस तेजी से आ नहीं रही है, खाना आप ज्यादा खा नहीं जी, सकते जी, हैं। जी, ऐसे हालात में सिर्फ एक ही फैक्टर है जो आपको जीत दिलाता है, और वो है आंतरिक शक्ति, विल पावर। वो इंडियन और आर्मी में विल पावर जो मैंने वहां कूट कूट सीखी, के भरी है। जो टीम वर्क वहां जी, देखा, जी, नीता जी बताता हूं मैं आपको कि मैं चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी सियाचिन जाए, देखे। लद्दाख तक तो लोग फिर भी जाते फिर हैं, भी जाते और हैं, आजकल बॉर्डर के कई पोस्ट खोल दिए हैं जो कि अच्छा, बिल्कुल चाइना बॉर्डर के ऊपर तक आपको लेके जाते हैं। तो मैं तो दर्शकों से कहना चाहूंगा, भारतीयों से कहना चाहूंगा कि जाओ और देखो कि किस टफ सिचुएशन में हमारी इंडियन आर्मी काम करती है, और आप उस पे जब क्वेश्चन उठाते हो तो ये अच्छा नहीं होता। इसलिए आप जाएं और वहाँ पे देखें कि कितनी टफ सिचुएशन होती है और हमारी आर्मी वहाँ पे काम करती है। और मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर जी, हुआ जी, करते डिफेंस थे, मिनिस्टर थे, हाँ। और उन्होंने यकीन किया कि सारे ब्यूरोक्रेट्स वहां जाएंगे, सारे अच्छा, मिनिस्टर्स जाएंगे सियाचिन के ओके, अंदर, और ये सिविलियन जिन्होंने कि बर्फ देखी नहीं है, उन हालात में जाकर के एक्चुअली देखेंगे। जब हमारे बूट एमओडी रिजेक्ट कर देती थी, या कोई सामान जो हमें चाहिए था और उसके ऊपर अकाउंट्स वाले ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं, ये प्रोक्योरमेंट के अंदर बहुत बड़ी समस्या है हमारी सेना की। अच्छा, अभी भी है? अब हालात काफी चेंज हो गए हैं और इसको काफी फैसिलिटेट कर दिया है, अच्छा, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स आज भी हैं। हम्म, जो अकाउंट्स ऑफिसर बैठा है उसको कोई मतलब नहीं है कि ये सियाचिन है या श्रीलंका है या नेवी है या सबमरीनर है। उसको मतलब है कि मेरा अकाउंट सेट होना चाहिए और पैसे बचाने हैं मैंने देश के लिए। अब देश के लिए देश पैसे के लिए बचाने के लिए यही जगह मिलेगी हमको। राइट, सही बात है, यही मैं बोलने जा रही थी और आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो लोग देश के लिए ही काम कर रहे हैं उन्हीं से आप पैसे बचा रहे हो, ठीक नहीं है। वैसे इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय है, वाद हाँ, विवाद इस पर जितना मर्जी जा सकता है, सबका जी, जी, अपना अपना ओपिनियन है। बिल्कुल, लेकिन जो मैंने देखा है, एक्चुअली मैंने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स देखी है जिसके अंदर की समाधान की जगह व्यवधान पैदा किया जाता है। ओके, और आई डोंट से कि वो इंटेंशनल होगा, लेकिन इन एनी केस इफ अ प्रोक्योरमेंट टेक्स एनीथिंग मोर देन 6 months और 1 year, जी, 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 तो उसकी तो एक्सपायरी लाइफ खत्म हो जाती है। जब तक मेरा रेडियो सेट आता है वो सेकंड जनरेशन बन जाता है। मिलिट्री के पास उन दिनों बड़े नए रेडियो सेट होते थे, हम हमारे उसी 5 Bravo से काम कर रहे होते थे, विच इज सो चैलेंजिंग। राइट सर। सर इसीलिए शायद कहीं भी आप जैसी पर्सनालिटी या आर्मी वालों को देख के अपने आप ही हाथ उठ जाता है सैल्यूट के लिए। नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि जी, न केवल सेना के लिए, हाँ, बल्कि देश का हर नागरिक राइट अपने अपने फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा कर है, रहा है। और ये जागृति देश के अंदर अब आ रही है। आ रही है। और जब मैं नौजवानों से मिलता हूँ, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलता हूँ, और उनका जो रुझान उनके अपने काम के प्रति है, जो लगन है, वो अवश्य ही फल लाएगी और वही देश को महान बनाएगा। मैं भी उतना ही बड़ा सैनिक हूँ जितना बड़े आप एक सोशल समाज के सैनिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ कि हर आदमी अपने अपने फील्ड में अगर अपना 100% देता है तो देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ ये है कि हाँ, चूंकि सैनिक होने के नाते मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, बॉर्डर पर बैठा हूँ, उनसे मिल नहीं सकता। यहाँ पे लोग बाग शाम को घर ना पहुंचे तो हंगामा हो जाता है। बिल्कुल सर। हमें छुट्टी 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब समय मिलेगा तब छुट्टी मिलेगी। अपनी बिटिया के जन्म के बाद में सेकंड टाइम मैंने उसको 4 महीने बाद में देखा।
अच्छा। तो मैंने तो उनको सिर्फ फ्लैट पैरेलल बड़े होते देखा। हम जाते थे तो सो रही होती थी, आते थे तो सो रही होती थी। सो ऐसे हालात के अंदर जब आप सेना की तरफ देखते हो, उनका कार्य देखते हो, उनका देश प्रेम देखते हो, तब लगता है कि हाँ, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड आदि ये एक बहुत ही स्पेशल जॉब है। और हम इसको तो कहते हैं ना कि इट इज नॉट ए जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं तो 24 घंटे मुझे बॉर्डर बचाना है। मैं नहीं कह सकता कि जी आज संडे, आज छुट्टी मनाएंगे, आराम करूंगा, घर पे रहूंगा, लेट तक सोऊंगा वगैरह वगैरह। वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से यस, दैट काइंड ऑफ respect by the Indians for the services is tremendous and appreciable. Okay. सर, एक आपने मैं जहाँ तक देख रही हूँ आपके उसमें यूएन मिशन जो कंबोडिया में था, उसका क्या था सर? और आप उसके सदस्य रहे हैं उसके जी डेलीगेशन के। सर ये है क्या, था क्या? अगर आपको ध्यान हो जी जी, तो पॉल पॉट नाम का एक तानाशाह कंबोडिया में हुआ करता था। हाँ, मैंने इट इज वे बैक 1969। 69, हाँ, और उसने 69 से लेकर के 79, 89 तक, 89, 60s एंड 70s के अंदर उसने जो कैम्बोडियन पॉपुलेशन थी उसके अंदर जो भी एबल बॉडीड मेन और विमेन थे, उस पूरी जनरेशन को उसने मार दिया। हाँ। एक वहाँ पे माउंटेन टॉप है, वो नॉर्थ कैम्बोडिया में, उसके ऊपर ले जाते थे, वहाँ से उनको जंप करवाते थे और नीचे आकर के वो मर जाते थे। अरे, उनकी मुंडियाँ काट करके भी वहाँ पे म्यूजियम बना हुआ, मुंडी म्यूजियम बना हुआ है, हजारों की तादाद। ऐसे भी देश हैं कि और जब कंबोडिया में देखा गया कि एक जनरेशन ही साफ हो गई है और वो कहता जी मैं अपनी फिलॉसफी की जनरेशन पैदा करूंगा। ओके, वो विचारधारा उनकी जो अपनी, और उस विचारधारा से जब इसने काम करना शुरू किया तो एक समय आया कि कंबोडिया के अंदर nobody knew what to do and how to do. That was also the time when UN intervened. Okay. और यूनाइटेड नेशंस ने 1990 के अंदर 1991 में ये मिशन लिया। हाँ, तो ये मिशन लिया कि हम कंबोडिया में जाकर के we will save the society and start a democratic process of the governance. और मैं 1993 में यंग कैप्टन था। मेरी यूनिट 4 जैकरेफ इस मिशन के लिए हम लोग कंबोडिया गए और हमारा रोल था कि वहाँ पर शांति बहाल करना। जो पोल पॉट के लोग थे वो खमेर रोश नाम के ग्रुप से पहचाने जाते थे। तो खमेर रोश को सबड्यू करना, उनको मोटिवेट करना कि यार ये हथियार सरेंडर करो और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आ जाओ। तुम कितने दिन मारोगे और कितने दिन समाज को बर्बाद करोगे, ये ठीक नहीं। क्या सर इतना आसान था? आसान तो नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो पोल पॉट के लिए तो यूनाइटेड नेशन भी दुश्मन हो गया। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन और फोर्सेस और हम लोग वहाँ चले गए तो भाग करके पोल पॉट चाइना चला गया। अच्छा। और ये जो ग्रुप था ये फिर भी एक्टिव था और ये पहला ग्रुप था यूएन मिशन के अंदर जो सफल हुआ। अच्छा। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी भारतीय सेना की, हमारी यूनिट के कंट्रीब्यूशन से ये मिशन सफल हुआ कि हम खमेर रूस को मोटिवेट कर पाए कि जी हथियार डाल दो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाओ। और उन्होंने हथियार डाले। आई वॉज वन ऑफ द नेगोशिएटर्स टॉकिंग टू देम। सेंट्रल स्कपाफ बोलते थे, जो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस थी कैम्बोडिया की गवर्नमेंट की, उनके साथ मिल करके और इंटरप्रेटर के साथ ऑफ कोर्स लेकर के उनसे बात करना, हाँ खमेर रोश से, और उनको बुलाना और टेबल पे बुला करके बातचीत करना। हमारे सीओ थे, बहुत डायनामिक सीओ थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, ब्रिगेडियर बहुगुना, डायनामिक लीडर। और हम तो यंगस्टर होते थे तो जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है और काम होगा। और वहाँ गरीबी इतनी थी कि और स्किल था ही नहीं लोगों को। आप ये देखिए कि खाना बनाना नहीं आता, गाय का दूध इस्तेमाल नहीं वो करते। अच्छा। बल्कि वो गाय की जगह जो बछड़े थे उनके सिर पे डंडे से मार के उसको मार करके खाने वाले लोगों में से थे। जो कहते हैं ना इंसेक्ट्स को भून करके खाने वालों में लोग थे। एग्रीकल्चर नहीं आता था। हमने उनको
प्लॉइंग सिखाया, एग्रीकल्चर दिखाया, ओके। लेडीज को और गर्ल्स को उनको एक एक करके काम सिखाए, स्कूल्स, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, इस तरह से वो जो कार्य ह्यूमैनिटी के लिए हुआ, जी मानवता के लिए जो कार्य हुआ, जी ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे बहुत आनंद आया उन लोगों के साथ मिल करके काम करने में। जी 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 जी। मुश्किलात थी, बट दैट वाज वेरी एंजॉयबल, वेरी वेरी टफ एंड एंजॉयबल जी, जी। टेन्योर ऑफ माइन। सर एक और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को लेके, उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे मतलब अपलिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी? ऐसी क्या क्या कमियां या मतलब क्या ऐसी लूप होल थे जिनको आप लोग एक नॉर्मल उसमें लाने के लिए आप लोगों ने वर्क किया? जी, पहली बात तो ये कि कोई भी सोसाइटी ऐसे ही उग्रवादी नहीं बन जाती, बात सही है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या चाहे कश्मीर हो। वहाँ का लड़का तभी गन उठाएगा जब उनको उनकी बेसिक सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, बिल्कुल। या वहाँ प्रोग्रेस नहीं होगी, वहाँ की सोसाइटी सफ़र कर रही होगी। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट होना और समाज की तरफ, हर स्टेट की तरफ देखना जी, और जी। वहाँ गवर्नेंस अच्छा बनाना, शायद इसमें कमी रही। उस कुछ ड्यूरेशन में कुछ उस जो बॉर्डर एरिया के स्टेट्स हैं, फॉरेन सपोर्ट की वजह से वहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हुई, बाहरी चाहे चाहे चीन ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया जी जी या पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया। राइट। तो इनकी वजह से जो इंसर्जेंसी शुरू हुई, अब इंसर्जेंसी को खत्म तो करना है ना। बिल्कुल। खत्म करने के तरीके क्या है? वो चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है जी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। सर ये बहुत मैं जो कोई भी आता है वो इस वर्ड को ज़रूर यूज़ करता है। तो मैं एज अ पड़ोसी पाकिस्तान से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सुकून से रहना, क्या उनको नहीं आता? नीता जी, मेरे ख्याल से समय बदल गया है और हमको चाणक्य को याद करना चाहिए। जी वो जो नीति शास्त्र में उसने लिखा है, जी जी। साम दाम भेद और दंड, हाँ इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो दुश्मन अपने आप काबू आ जाएगा। शायद इस समय जो हमारी सिचुएशन चल रही है हम कुछ इसी बात को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल, यस, आई सी दैट हैपनिंग इन द सिस्टम। ओके। पहले ये था कि हम एक डिसेंट नेशन की तरह से बिहेव करते थे बहुत पेशेंट थे। इतने अटैक्स हम पर हुए, चाहे मुंबई हो, बेंगलोर हो, पूना हो, दिल्ली हो। अब देखिए हमारी पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया बिल्कुल और देश ने रिएक्ट नहीं किया, सर। रिस्पॉन्ड नहीं किया। रियली वो बहुत ही चाहे वो ताज अटैक हो चाहे यहाँ का अटैक हो, हमने रिएक्ट नहीं किया। हमने सिर्फ कह के छोड़ दिया कि मीन्स कि उनको उसकी कड़े शब्दों में निंदा तक नहीं की। सर ये तो फिर निंदा कर भी देते तब भी क्या हो जाता है? सही बात है। इस चीज को मैं एग्री करूंगी मतलब बिच्छू का तो डंक काटना ही पड़ेगा ना। राइट सर। और बिच्छू की जो ट्रेट है वो चेंज नहीं होगा। वो तो डंक मारेगा ही मारेगा। आप जितना मर्जी सांप को दूध पिला दो, वो तो अपने जहर का इस्तेमाल करेगा। जी सर। अब उसको कंट्रोल करने के लिए मैं सिर्फ मिलिटेंट को मारता जाऊं तो वो तो सिर्फ ये हुआ जी आपने पेड़ के पत्ते तोड़ दिए। पेड़ तो खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका सिस्टम चल रहा है, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे ट्रेनिंग सिस्टम हो, चाहे यूथ को भड़काना हो, और हमारे यहाँ पर जमातीज के जरिए, स्लीपिंग सेल के जरिए ये उग्रवाद फैलाना, ये सब देश को क्यों मंजूर है? नहीं होना चाहिए था। राइट, नहीं होना। क्योंकि मैंने वो समय देखा है जब इंसर्जेंसी कश्मीर में शुरू हुई। मैं उससे पहले श्रीनगर में था, कश्मीर में था। अच्छा। उड़ी के इलाके में थे हम लोग। और जब इंसर्जेंसी शुरू हुई, कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा, उन्होंने कितना बेदर्दी से इन लोगों को मारा, हमने बर्दाश्त कर लिया। कैसा देश है कि कोई भी आकर के आपको मार दे आपके घर के अंदर और आप कहो जी नहीं कोई बात नहीं जी हम सुलह कर लेंगे। किस बात के सुलह यार? एक वक्त पर हमको इतना सख्त होने की जरूरत है। मैं जहां तक समझ पा रही हूँ पूरी तरह से ये राजनीतिक मतलब फेल था। राजनीति इसमें, या जो भी सेंटर मतलब जो भी गवर्नमेंट थी उसने एक्ट नहीं प्रॉपर किया या उसे दबाने की कोशिश की। जो भी कहे ये अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। मैं सिंपल सोल्जर आदमी हूँ जी सर। और सोल्जर होने के नाते मेरा एनालिसिस गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं जाएगा, मेरे नेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात करूंगा। बिल्कुल सर। और जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि जी
जब ये इंसर्जेंसी पनप रही थी, वो लोग यहाँ पे हथियार इकट्ठे कर रहे थे, यहाँ पे सेल डेवलप हो रहे थे, हमारे अंदर उन्होंने हथियारों के जखीरे इकट्ठे कर दिए, मिलिटेंट ला के इकट्ठे कर दिए, हमको हवा भी नहीं लगी। सही बात है। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी कमजोर है? कहीं न कहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, जियो स्ट्रेटेजी के अंदर हमने ये गलती की है कि हम दुश्मन को पहचान नहीं पाए। हमने चाणक्य की अर्थशास्त्र की वो बात नहीं रखी ध्यान में कि वो कहता है कि दुश्मन पे कड़ी नजर होनी चाहिए। राइट। कोई भी इंसान आपका दोस्त हो सकता है या दुश्मन हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। तो आपने तो उनको डेवलप होने दिया। और उसके बाद जब इंसर्जेंसी शुरू हो गई, सेना को बोला गया, तब भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो आया वो 1993 में आया। यानी 89 इंसर्जेंसी से लेकर 93 तक उन्होंने इतने लोग मारे, सेना वाला कोई भी इंसान जनरल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल गवर्नमेंट के पास में है। और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1993 ये कहता है कि जब तक एक स्पेसिफिक इलाका डिस्टर्ब्ड घोषित नहीं किया जाए, तब तक सेना वहां नहीं जा सकती। राइट। जब तक मजिस्ट्रेट हमको रिक्वेस्ट करके रिटर्न में न दे कि जी आप आइए, हमसे हालात बेकाबू हो गए हैं, अब आप इसको कंट्रोल कीजिए, तब तक सेना वहां जा नहीं सकती। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन। सही बात है। और इस रेस्ट्रिक्शन के साथ आप चाहती है कि जी सेना जाके काम करे, कैसे करेगी? और यही पूरा मजमा जब पहचान में आया और 1993 में ये एक्ट हुआ, एरिया डिस्टर्ब घोषित हुआ, उसके बाद से सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की। लेकिन फिर भी देखिए, हमने सिर्फ उनके मिलिटेंट मारे, उनके मिलिटेंट के बेस, उनके जो थिंक टैंक जो ये सोच रहे हैं कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाए, हमने उनको नहीं मारा। राइट। ये अभी हुआ है पुलवामा के बाद में, जब हमने ये मारना शुरू किया है कि अच्छा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका चरम बिंदु था, जबकि हमने बोल दिया अब और नहीं। एक्ट ऑफ वॉर एकदम। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर तो रियली भारत के लिए ऐसा जवाब था कि अब कोई भी अड़ोसी पड़ोसी सर उठाने की कोशिश नहीं करेगा, करेगा भी तो 1000 बार सोचेगा। ये बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि अब तक हमको एक बहुत सॉफ्ट स्टेट के तौर पे जाना जाता था। पूरी दुनिया कहती थी भारत में जाके आप कुछ भी कर लो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी कमजोर है। जब से इस ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और हमने मजबूती दिखाई है, ये एक बिंदु बाहर निकल करके आया कि यार ये लोग मार सकते हैं। और हमारी सेनाओं ने ये काबिलियत भी दिखा दी है कि भी मारा है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया कि आप वो करिए जो देश के लिए सही हो। जी। अब मैं तो चाहूंगा, मेरी पर्सनल एनालिसिस और थॉट ये कहता है कि अभी जैसे 2-1 हादसे और हुए हैं मिलिटेंसी के, दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुआ है, अभी तक क्यों नहीं हमने एक्शन किया है? हालांकि कार ब्लास्ट के अगले ही दिन इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ और 4 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया, लेकिन वो हमारी की हुई करतूत ही नहीं थी। यही सर, उन्होंने खुद पाकिस्तान ने हालांकि हमको ब्लेम किया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद में उन्होंने अपने ही इलाके के 2 टेररिस्ट पकड़े और बोला जी इन्होंने मारा। और वो उनके अपने थे, टीटीपी के थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो थे जिन्होंने ये कार्रवाई की थी। जी। तो वो तो खुद अपनी मौत मरे जा रहे हैं, वो बात और है। लेकिन हमारा नीति शास्त्र काम करना चाहिए। ये मैं वो कहते हैं ना, गड्ढा खोदोगे तो गिरोगे। तो आपने इतने पाल रखे हैं, देर सवेर तो आपका उसमें भला कुछ नहीं होना है, आपका नुकसान ही होगा। बट हाँ, ये आतंकवाद का जो एक चेहरा है वो अब हमें नहीं बर्दाश्त है, हमें नहीं चाहिए और ना हम इसको अब एक्सेप्ट करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ आपने सुनी हो शायद, जी कि बांग्लादेश में कुछ अमेरिकन मारे गए, बिल्कुल सर, यूके वाले मारे गए, कुछ पाकिस्तानी आईएसआई वाले मारे गए, है ना? हाँ। किसने किया सर, आप बताएं। मुझे तो पता नहीं है, मुझे भी नहीं लेकिन अगर मैं चाणक्य नीति को देखूं जी, तो ये सही दिशा में जा रहा है।
चलिए, अच्छा है, किसी भी तरीके से दुश्मन को सबक सिखाना हमारा अब तो मैं कहूँगी धर्म है। ये पहले भी था, हाँ, हमने निभाया नहीं, निभाया नहीं। देश धर्म हमने निभाया नहीं, कहीं ना कहीं कमजोरी रही, लेकिन अब से चूंकि करना शुरू कर दिया है। और ये जो मैं अब जो ज्योमेट्री देख रहा हूं, ये बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है कि हम हर इवेंट को, हर इंसिडेंट को बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। और फोर्स का इस्तेमाल हर बार करना भी ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, सही है कि आप जिस वो कहते हैं ना अर्जुन का निशाने वाली बात, वो टू दी पॉइंट हम एकदम एग्जैक्ट उस वहीं पे मारे अपने तीर। इधर उधर की बातें करने से बेटर है कि जहाँ पे हमें इलाज करना है उतने का ऑपरेशन हमें करना है और कहीं नहीं करना। बिल्कुल। तो ठीक है। सर, एक आपकी बुक्स पे अगर आ जाए तो मुझे एक बुक आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं शायद पढ़ूंगी भी सर, वो त्रिगुण की जी। वो क्या है पूरी बुक का नाम? अगर आप जनरेशन XYZ को पूछ लें कि भाई त्रिगुणा क्या है या त्रिगुण क्या है, सर इसीलिए मैं इस पे चर्चा करना चाहती हूँ आपके साथ। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ। लेकिन हम लोग दिन रात इस चीज को करते हैं, सिर्फ मालूम नहीं है। जी जी जी। और हमको सिर्फ कॉन्शियसली एहसास हो जाए तो वही चीज अपने आप को बहुत खूबसूरत बना देगी, हर इंसान को बहुत खूबसूरत बना देगी। थोड़ा सा इसको आप दर्शकों के साथ शेयर करें कि ये है क्या, और पूरी पहले बुक का नाम आप ये मैंने किया रेलेवेंस ऑफ त्रिगुण थियरी इन 21st सेंचुरी। कि ये जो त्रिगुण है ये वेदों से चला आ रहा है, 20,000 साल से चला आ रहा है इस देश के अंदर, हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी कल्चर में, हमारी सिविलाइजेशन के अंदर है। जी जी। और हमने बोला हर प्रकृति के अंदर ये 3 गुण मौजूद होते हैं। ओके। सतोगुण, अच्छा, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण, ओके। सत्व, सतोगुण इज पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पायस एनर्जी, और तमोगुण नेगेटिव एनर्जी, तामसिक, अच्छा, राक्षसी प्रवृत्ति, नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल दैट। और बीच का जो रजस है, रजस इज जस्ट द एनर्जी। ओके। तो आपके पास एक तरफ प्योरिटी है, एक तरफ इम्प्योरिटी है, और बीच में आपकी सोल है, आपकी आत्मा है। आप उसको किस तरफ ले जाना चाहते हो, एनर्जी आपके अंदर है। और जिस तरफ, वो कहते हैं ना, whichever jackal you feed, you become that kind of person. There's a good jackal inside, there's a bad jackal inside. तो अगर आप सच्ची बात सोचते हो, अच्छी बात सोचते हो, कंस्ट्रक्टिव बात सोचते हो, आप सतोगुण की तरफ जा रहे हैं। आप किसी के प्रति नेगेटिव विचार रखते हैं, किसी को मारकाट की बात कर रहे हैं, आप खुद नींद लेने जा रहे हैं, सोना भी तामसिक एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है। तो आपकी सारी एनर्जी जो रजस है आपको सोते वक्त ले जाएगी, आपको गलत काम करवाएगी, क्राइम करवाएगी, जितने भी नेगेटिव काम है वो करवाएगी। अच्छा। तो ये एनर्जी है रजस, इसका इस्तेमाल हमको सोच विचार करके करना चाहिए। और हमारे अंदर इन सतो और तमो दोनों की जरूरत है, और ये 3 गुण प्रकृति के अंदर सदैव मौजूद रहते हैं। अच्छा। और अगर इसका बहुत सिंपल उदाहरण दूं मैं, कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत ही अच्छे विचारों से उठते हैं, और कहते हैं ब्रह्म टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत मुहूर्त है, ये सब कहते हैं ना। तो ये जो ब्रह्म काल है, ये सतो गुण से कनेक्टेड है। अच्छा। और सुबह सुबह जब हम अपने उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, धरती को धन्यवाद देते हैं, इस प्रकृति को धन्यवाद देते हैं, ये सतो गुण है जो हमको करने को देता है। फिर आप भागते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, काम पे भागते हैं, तो आप अपनी शक्ति को, अपने रजस को कार्य में परिवर्तित करके अपने काम में लगाते हैं। और दोपहर को आप सिएस्ता लेने चाहते हैं, रात को आप नींद लेना चाहते हैं, या आप कोई और नेफेरियस एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी आप दिन में प्लान करते हैं, वो आपकी तामसिक प्रवृत्ति होगी। तो किसी भी क्षण अगर हमको ये एहसास है, तो मैं एक क्षण में भगवान राम की सोच की बात करता हूं, और दूसरे ही क्षण शैतान की बात करता हूं, रावण जैसी प्रवृत्ति की बात करता हूं। तो ये तीनों गुणों का जो मिश्रण है, इसके ऊपर मैं अपना खुद सोच विचार करता था, चूंकि मुझे अच्छा लगता है भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना।
तब मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में जी। अप्लाई किया कि मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अच्छा। और मैंने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने मेरे पेपर्स वगैरह सब एक्सेप्ट हो गए। और जब हमने कॉन्फ्रेंस की तो इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। एंड मुझे बताया गया भी मिलिट्री के ऑफिसर ने कभी इस किस्म के सोशल सब्जेक्ट के ऊपर इस किस्म की कॉन्फ्रेंस कभी की नहीं है। बहुत अच्छा लगा ये मैंने भी सुन जब करके। आपकी ये बुक का नाम पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा मैं ज़रूर इस पे बात करूंगी, किसी और पे बात करूँ ना करूँ, इस पे ज़रूर बात करूंगी। तो सीखने को मुझे ये मिला कि जी जी जब मैं नौजवानों से बात करता हूँ या किसी से ही बात करूँ, आप और मैं बात कर रहे जी हैं, जी 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 ये हम बहुत सात्विक बातें कर रहे हैं, अच्छी हाँ, बातें कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां पर हम दोनों मिल करके क्रुकेड बातें करने शुरू कर दें, कुछ और नेगेटिव डिजाइन शुरू कर दें, द तामसिक प्रवृत्ति इज गेटिंग इनटू इट। तो किसी भी क्षण मैं अपनी सोच के अंदर सात्विक बन सकता हूं या तामसिक बन सकता हूं। सिर्फ ये एहसास होने की जरूरत है। और जब ये एहसास हो जाए कि आप और मैं किसी भी क्षण 24 घंटे में से अपने आप को कोई भी रूप दे सकते हैं, ये एनर्जी हमारे अंदर है। और हमको ये पहचान की जरूरत है कि कब कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। राइट सर, एक चीज़ और आपके बारे में पढ़ी है मैंने, आप वैदिक स्टडीज़ पे ज़्यादा आपका वो फोकस रहा है, आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने, रिसर्च में। सर ये एक इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन और होगा कि एआई के जनरेशन में ये जो टाइम चल रहा है एआई का, अलेक्सा, ये वो मार सब, उसमें क्या ये कितना सरवाइव करता है या क्या कितना रिलेटेड है, या इसको क्या ये अभी अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो सक्सेसफुल होगा, या है अभी हो रहा है हम देख नहीं पा रहे हैं? जी जी, बहुत खूबसूरत सवाल, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन एक्चुअली। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरा इंटरेस्ट है जी, मेरा इंटरेस्ट मेरी संस्कृति में है, हाँ, मेरी सिविलाइजेशन में है, और वेद हमारे उद्गम स्थल है, और वेदों से ही निकल करके बाकी सब आया है। और मेरे जो पर्सनल गुरु है वो आचार्य चाणक्य है, मैं उनको मानता हूँ। मैं भी भारतीय सेना में रहते वक्त मैंने उनके अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा जी, और उसको फॉलो करता हूँ मैं। और अपनी जिंदगी में मैंने अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। ये इतना प्रगाढ़ है, इतना गूढ़ है कि आप पूरा तो जान ही नहीं सकते। जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा तो मैंने देखा कि इसके अंदर सारे वेदों का निचोड़ है, आचार्य चाणक्य की खुद की सोच है, बोथ साइंटिफिक एंड सोशल। और ये जो समागम इस पुस्तक में मिलता है, इस ग्रंथ में मिलता है, ये अनपैरेलल है, अनपैरेलल। मैं तो हर भारतीय से कहना चाहूंगा कि आप चाणक्य को पढ़ें, अर्थशास्त्र को पढ़ें। अर्थशास्त्र विश्व की सारी लैंग्वेजेस में तकरीबन ट्रांसलेट हो चुकी है, इंग्लिश में, हिंदी में। तो जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही पढ़नी है। अगर आप संस्कृत में पढ़े तो आप मूल रूप पढ़ करके अपना इंटरप्रिटेशन खुद कर सकते हैं। लेकिन जैसे मुझे संस्कृत बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन उसके इंग्लिश पार्ट अवेलेबल है। आप मूल ग्रंथ निकाल करके, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इतने प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप रोजाना अपनी जिंदगी में धारण करते हैं। और अभी हमारी वाइडर एसोसिएशन ऑफ वैदिक स्टडीज, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उनकी एनुअल सेमिनार चल रही है। और यही पेपर मैंने प्रेजेंट किया कि एजुकेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग अर्थशास्त्र एंड कंटेम्परेरी पीरियड। तो कंटेम्परेरी पीरियड क्या कहता है कि जी सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, चैट जीपीटी आंटी जो बोले वो सब कुछ सही है, और जो आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, वो कम होती जा रही है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अभी एआई का यूज जितना बच्चे कर रहे हैं, उनके खुद की थॉट, उनके खुद का जैसे किसी वर्ड को पूरा एक प्रोसेस, एक सेंटेंस बनाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, और शायद इन फ्यूचर ये उनसे होगा भी नहीं। सर्वे और स्टडीज कहती हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड्स का होता है। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि हमारे नौजवानों का, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स का 1 घंटे के अंदर मोबाइल देखना 56 बार तय है तकरीबन एवरेज, और 24 घंटे के अंदर 4 से 6 घंटे तो कम से कम हर कोई स्क्रीन पे गुजारता है, शामिल मैं भी कल्प्रिट हूँ। क्या करें सर, अब जो कुछ है इस पे ही है। तो इसकी वजह से जो सिस्टम
ऑफ एजुकेशन, लर्निंग, ग्रोथ मैंने अर्थशास्त्र में देखा, और अब मैं टेक्नोलॉजी में देख रहा हूं, इसके अंदर फर्क होने के साथ साथ समागम बहुत है। अच्छा। फर्क क्या है कि मैं वहां पे उनका पहला प्रिंसिपल होता था सुश्रुता। अच्छा। कि आप सुने, हाँ। और उसके ऊपर विचार करें, डीप लिसनिंग, डीप थिंकिंग। दूसरा है श्रवणम, सुनना। एक हमने सुना और उसको डीप थिंकिंग किया, उसके ऊपर विचार लिए। एक है कि मैं आपके विचारों को सुन रहा हूं, श्रवणम, जो मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलते हैं जी, हियरिंग और लिसनिंग में जो डिफरेंस है। जी जी जी। तो ये श्रवणम कहता है कि आप अटेंटिव लिसनिंग को देखो, उसको समझो। तीसरा कहता है धारणम, कि जब आपने सुन लिया तो उसको अपने मन में धारण करो, और जब तक मन में धारण नहीं होता, आप उसके ऊपर विचार नहीं करते, तब तक आप कुछ अपनी तरफ से नया नहीं निकाल सकते। तो कोई भी विचार है, कोई भी सोच है, उसको आंतरिक मन, आत्मा तक सोचिए और फिर उसको बाहर निकालिए। जो श्रवणम हम पहले गुरुकुल के अंदर गुरुजी से सीखा करते थे, ऋषि से सीखा करते थे, आजकल आपको टेक्नोलॉजी दे रही है, एआई दे रही है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आप उसको कॉपी पेस्ट ना करके उसको निकाल करके पढ़ें, हाँ। समझें, उसको धारण करें, उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद में फिर अपने विचार बता करके अपना पक्ष रखें। बिल्कुल। तब वो जो बात जो मैंने ऋषि से सुनी या मेरे लैपटॉप, कंप्यूटर या एआई से सुनी, मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं अपनी ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर, और फिर पर्सनालिटी के तौर पे मैं सोच विचार कर अपनी बातें आपको कह पा रहा हूं। तब तो मैं अपनी ओरिजिनलिटी पे रहा हूं। सही बात है। उसको लिया और मैंने आगे दे दिया, तो मैंने तो पोस्ट ऑफिस का काम किया। कहीं नहीं हो, पोस्ट ऑफिस हूं। बिल्कुल। तो हमको पोस्ट ऑफिस न बन करके टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और मैं नौजवानों से, सभी से कहना चाहूंगा कि ये जो आचार्य चाणक्य ने 9 प्रिंसिपल्स दिए हैं एजुकेशन के और लर्निंग के, उनको जरा गौर कर लें। बहुत मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में ग्रो करने का, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, या अपने आप में कोई भी लीडर है। और यही लीडरशिप की बातें मैं करता हूँ। सर, जैसा कि हमने अभी राजनीति पे बात की, लीडरशिप पे बात की, तो अभी जैसे हमारे यहाँ पुतिन साहब आए हुए हैं, इसमें उनके आने के बहुत सारे, हमें तो पता है कि डिफेंस पे बात करेंगे हम, अपने ट्रेड पे बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी का एक दूसरे से मतलब कैसे कहेंगे कि हम लेंगे और देंगे। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं। हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, ग्रोथ पे बात करेंगे, ट्रेड पे, लेबर पे बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट अभी जैसे हम दूसरी कंट्री, चाइना को लें, यूके को लें, ये सारे इस पे जो नज़र रख रहे हैं, तो इनका क्या मतलब पूरे वैश्विक स्तर पे इसका राजनीतिक स्तर पे क्या असर होगा अभी? जी जी। और भारत पे इसका क्या असर होगा? बहुत ही गूढ़ सवाल है। मुझसे अच्छे विश्लेषक हैं, लेकिन जी। मेरे नजरिया हाँ। जो कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ट्रंप का टैरिफ वाला कार्ड रूस के ऊपर बहुत ज्यादा हावी है, और ये टैरिफ वाली सिचुएशन चाइना पर, सबके ऊपर या भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रही है। हाँ। और चीन ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। हाँ। और वो कुछ कर नहीं पा रहा। उसने हालांकि 250%, 100%, 50% के बाद में फाइनली वो चाइना के लेवल पर आ गया कि भाई साहब, हमको रेयर अर्थ चाहिए, रेयर अर्थ मैग्नेट चाहिए, आप दे दो। हमको चिप्स बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, वो आप दे दो। है ना? तो दे हैव कम टू टर्म्स। चाइना कैन डिक्टेट दैट टर्म टू यूएस। चाइना उस पे खड़ा है कि उस लेवल पर है कि वो अमेरिका को आंख दिखा सकता है। राइट। भारत आंख नहीं दिखा सकता आज की तारीख में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड, वी स्टिल नीड टू वर्क वेरी हार्ड। और जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो आज के नहीं है, उस समय से चले आ रहे हैं जब अमेरिका हमको मारना चाहता था, चीन को सपोर्ट कर रहा था। आज तो चीन और अमेरिका आपसी दुश्मन है।
तो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इनका संगठन हमको नुकसान पहुंचा रहा था। हाँ। 1962 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 71 डायरेक्ट की लड़ाई हो, इनडायरेक्ट अभी ऑपरेशन सिंदूर तक कर ही रहा था। जी। हाँ। तो फिर ऐसे हालात के अंदर पुतिन का आना हम्म, और पूरे विश्व की गिद्ध जैसी नजर। निगाहें हमारे पर जमा रखना स्वाभाविक है। हम्म, और कोई भी उभरता जो हीरो निकलने वाला होता है, उसके दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। पैदा हो जाते हैं। और जब दुश्मन पैदा होते हैं तो आप चाणक्य कहते हैं कि आप तैयार हो जाओ, सही जगह जा आप रहे हो। बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। राइट। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि रशिया और इंडिया के पुराने रिश्ते हैं, और उसी कड़ी के अंदर हर साल एक मीटिंग होती है। हाँ। ये जो मीटिंग में आज की तारीख में, कल और आज 2 दिन पुतिन भारत में है, ये 23rd एनुअल मीटिंग है, जिसके अंदर ट्रेड भी डिस्कस होगा, आपसी रिश्ते भी डिस्कस होंगे, सारी चीजें डिस्कस होंगी। और जब इसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तब ये सारी चीजें, चाइना ताइवान बीच में आ जाते हैं, इजराइल हमास बीच में आ जाता है, रशिया यूक्रेन का वॉर बीच में आ जाता है, और ट्रंप चारों तरफ अपनी दादागिरी जमा करके पूरे विश्व के अंदर चाहता है, जी मैं हूं और सिर्फ मैं ही हूं। तो भाई मैं तो सिर्फ रावण में थी, और उसका भी अंत हुआ। वाकई। तो जो ट्रंप साहब है, उनका भी टेम्पररी फेज है। हमारा चाहे रशिया के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, हम अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करना चाहते हैं, हम अपनी ग्रोथ मेंटेन करना चाहते हैं। जो हमारे साथ रहे हम उनके साथ में हैं। और चाहे वो षड्गुण्य थियरी हो, चाहे मंडल थियरी आप लगा लीजिए इस परिप्रेक्ष्य के अंदर, या अमेरिका का ही नेट असेसमेंट प्रोसेस लगा लीजिए, सिनेरियो बिल्डिंग कर लीजिए आप, कि एक सिनेरियो है जिसके अंदर की भारत, रूस और चीन एक तरफ है, ट्रायंगल, और अमेरिका, यूरोप, नेटो वाले देश और पाकिस्तान मिलकर के एक तरफ हो जाए, क्या होगा? विनाश नजर आता है। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये कहें तो दोनों साइड में महाशक्तियां हैं, सबके पास अपने अपने हथियार हैं, कहें तो, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उसका वर्चस्व खो रहा है, मल्टीपोलैरिटी आ रही है, ये वो हजम नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है अमेरिका का जो पतन इस फील्ड में स्टार्ट हुआ, वो अफगानिस्तान से विड्रॉ के टाइम से स्टार्ट हुआ, जब जी मैं ये कहूंगा कि ट्रंप के आने से शुरू हो गया। हाँ, ये भी कह सकते हैं। देखिए, ट्रंप इज ए नेगोशिएटर, ही इज ए बिजनेसमैन, राइट। तो बिजनेस के अंदर कहता है, ये तो इस हाथ ले उस हाथ दे और दोनों शांति से बैठ जाओ, लेकिन डोमिनेशन मेरा रहेगा। तो वो हर जगह नहीं मंजूर है। आपको अगले देश को स्पेस देनी पड़ेगी। वो जियो स्ट्रेटेजी कहती है, जियो पॉलिटिक्स कहती है। हाँ। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो देर सवेर आपको भुगतना पड़ेगा। और वही हो रहा है। अब चूंकि इस इतने परिप्रेक्ष्य पे हम देख रहे हैं, दूसरा सिनेरियो मैं आपको देता हूं कि भारत अमेरिका की बात मान लेता है और अमेरिका के ट्रेड के साथ में उसका पार्टनर बन जाता है। इधर रशिया और चाइना मिल जाते हैं। सर, ये तो सोच भी नहीं, मैं मतलब सोचने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं सोच पा रही हूँ। क्यों नहीं भाई? मोदी जी बोले कि हाँ जी, अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आप हमको हथियार दे दो, F-35 दे दो, और अमेरिका विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि उसका तो पैसा बन रहा है। ही है। हाँ, वो तो हथियार का बिजनेस ही है उनका। हथियार, उसको तो पैसा कमाना है, अपने हथियार बेच करके, अपनी कॉस्टली इक्विपमेंट सामान बेच करके। अगर मैं उसकी तरफ हो जाता हूं, लेकिन यह ध्यान रहे कि अमेरिका वर्क्स ऑन दी नेशनल इंटरेस्ट बेसिस। कल अगर उसका नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि नहीं, भारत को आउट कर दो, तो मक्खी की तरह निकाल करके दूध में से निकाल देगा आपको। ये वैसे मेरे हिसाब से ये जो उसका इंटरेस्ट है अमेरिका का, ठीक है, अपने लिए ठीक है, बट हमारे लिए वो सूट नहीं करता है, तो हम क्यों उसके साथ जाएं? नहीं, सूट करना या नहीं करना हम पर नहीं है। हम पर नहीं। अच्छा। जो जियो स्ट्रेटेजी कहती है या षड्गुण्य कहता है कि आपके अलायंसेस सही होने चाहिए। मोदी जी का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कल का था शायद। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट अ न्यूट्रल स्टेट। सब कहते हैं इंडिया वांट्स टू बी अ न्यूट्रल स्टेट। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि जी, इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस।
अब जो जो शांति बहाल करना चाहते हैं हमारे साथ आ जाओ। हम तो अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ भी सही है, बात है। यूक्रेन के साथ भी है और कह इजराइल के साथ सकते हैं भी ना है। काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसमें कोई, हर नेशन चाहेगा, हर देश ये चाहेगा कि उसकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो। और अगर हम अपनी इस दोस्ती के या ट्रेड के या अपनी नेशनल ग्रोथ के लिए रशिया से S-500 ले रहे हैं तो क्या नुकसान? क्या नुकसान है? बिल्कुल। हमने इससे पहले रशिया से बहुत सारे शिप्स लिए हैं, हथियार लिए हैं। 50% से ज्यादा हमारे डिफेंस के वेपन्स और इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं। अब चूंकि हम सिर्फ रशिया से ही नहीं रखना चाहते तो हमने अमेरिका से भी लिए, हमने फ्रांस से भी लिए, हमने इजराइल से भी लिए। तब रशिया ने तो नहीं बोला जी आप उधर क्यों जा रहे हो, मेरे से ही रखो, मैं आपका पुराना दोस्त हूं। जहाँ तक अभी एक इंटरव्यू में मैंने पुतिन जी के देखा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद हमसे न्यूक्लियर की चीज़ें बाय करता है और वो कैसे फिर इस कंडीशन में भारत को रोक सकता है कि हमसे ये कच्चा तेल ना खरीदे। वो जी कि डॉक्टर साहब वाली बात है कि पेशेंट को बोलेगा जी कैंसर हो जाएगा, सिगरेट नहीं पीना, और ब्रेक में बाहर जाकर के खुद ही सुट्टा मार रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि जी हर चीज मैं तो अपना सुट्टा लगाता रहूं, जो चाहे करूं, लेकिन तुम वो नहीं करोगे जो मैं नहीं चाहता। तो अमेरिका कैनॉट डिक्टेट लाइक दिस। You have to maintain relations equally with all, and India as a growing nation has all the rights to maintain good relations with everybody. Everybody, right. तो इस सिलसिले में अगर पुतिन साहब आ रहे हैं तो वेलकम। ट्रम्प साहब भी आए थे, हाँ, उनको भी मोदी जी ने उतना ही स्वागत सत्कार और सब कुछ दिया। बिल्कुल। तो दोनों तरफ बराबर था। मोदी जी ने न ये बोला कि मैं रशिया की तरफ हूं, न ये बोला कि मैं अमेरिका की तरफ हूं। तो दोनों तरफ बराबरी रख करके उन्होंने तो बहुत अच्छा बैलेंस ऑफ पावर दिखाया है। और त्रिगुणा का सत्व भी यही है कि आप शांति के लिए सबसे बराबर रिश्ते बना के रखो। तो ये अलायंसेस के अंदर बहुत बड़ी बात है, इसको मेंटेन करने में बहुत जोर लगेगा, क्योंकि जो पुल्स एंड प्रेशर है, चाइना ने तो उसको दांत दिखा दिए, हाँ। भारत चूंकि दिखा नहीं सकता, इसके ट्रेड और टैरिफ्स अभी भी अमेरिका ने कम नहीं किए हैं। तो वो तो दबाव बनाया जा रहा है कि जी आप मेरी बात मानो, और मैं ये कहूं कि जी रशिया नहीं आएगा तो मैं आपके नीचे भी दबूं और रशिया को भी ना आने दूं। यार इतने तो लाचार नहीं है हम। सही बात है। हमारा अपना देश है, हमारा अपना क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण है, हाँ, हम ग्रो करेंगे और उसके लिए हमको चाहे जिससे बातचीत करनी पड़ी करेंगे। हाँ, एक बात जो मुझे नजर आती है कि हमारा, हम कहते हैं आर नंबर 1 एनिमी इज चाइना। अगर हम चीन को नंबर 1 एनिमी लेकर के चलते हैं तो मेरे ख्याल से इस दृष्टिकोण को धीरे धीरे अर्थशास्त्र के हिसाब से चेंज करना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। वरना क्या, आप चाणक्य ने उस समय की लार्जेस्ट फोर्स हिंदुस्तान में बना के रखी हुई थी। 6 लाख सैनिक थे उस समय में। हाँ। आज की तारीख में उस बात को 2500 साल हो गए तकरीबन। आज की तारीख में 13-14 लाख है, तो 9 लाख 6 लाख और तो डबल ही हुई। 2500 के अंदर 2500 साल में अगर हमारे सैनिकों की तादाद डबल हुई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जमाने में रखना बहुत बड़ी बात थी। सही बात है। तो हमको ये जब बहुत जरूरी है कि डिफेंस फोर्स बहुत मजबूत हो, और देश अगर सुरक्षित है तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो सकती है, वरना मारे डर के इकोनॉमिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। तो हमको ये मेंटेन करने की जरूरत है कि जी हम सिक्योरिटी मेंटेन करके रखें, उसके बाद इकोनॉमिक रिश्ते सबके साथ अच्छे रखें। इस सिलसिले में चीन उभर के सामने आता है, और वैसे भी हमारा और चीन का ट्रेड बहुत है। हाँ, बहुत है। अब जब ट्रेड कर ही रहे हो, हाँ, और आप उसको नंबर 1 दुश्मन बोलते हो, तो क्या वो ठीक है? उस लहजे से हमको ये स्टांस नॉर्मलाइज करना चाहिए, और जो हमारी बेसिक मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट्स है कि बॉर्डर पे इंकर्जन्स एक्सेप्टेड नहीं है, हाँ, वो डिफरेंस हमें क्रिएट वो हमने चीन के साथ बेसिक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसके बाद अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए। अगर ये हो जाए तो हमारा उधर से थ्रेट कम हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान से भी, हाँ, जैसे अभी तीनों मिले थे, पुतिन और चाइना और ये मोदी जी SCO के, हाँ, इसमें मिले थे, तो एक पिक्चर जो क्लिक हुई थी उसने काफी कुछ संदेश
संदेश ऐसा ही दिया था कि हाँ, आने वाला टाइम शायद इनका होगा। तो लेकिन वो फिर ऐसा पॉलिटिकली कुछ चेंज हुआ कि फिर वो चीज़ ठंडी सी होती चली गई। पुतिन जी ने तो बहुत बहुत क्लियरली बोल दिया था कि हाँ। इंडिया एंड चाइना शुड मेंटेन गुड गुड रिलेशंस। रिलेशन। और एज इट इज जो आप बोल रही है सही है। 20वीं सदी और 19वीं सदी में ही बोल दिया गया था कि 21st सेंचुरी इज ऑफ एशिया एंड इन एशिया आल्सो 21st सेंचुरी भारत की है। भारत की है। तो जो ग्रोथ प्रोफाइल भारत की है वो किसी और देश की नहीं है। अब सिर्फ हमने ये इंश्योर करना है कि हम अपनी रिसोर्सेज को इतने अच्छे से मैनेज करें कि हमारी ग्रोथ कोई रोक ना पाए। इसके लिए शायद हमें पाकिस्तान से भी हर तरह से अलर्ट रहना होगा। और श्रीलंका का भी, तो श्रीलंका शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगता श्रीलंका सुधरेगा, क्योंकि हम तो उसको हेल्प भी करें। अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले भी उनके एक हेल्प की गई है, किसी जो उनके यहाँ फ्लड्स आ गए थे, फ्लड्स आए थे उसमें, जहां तो पाकिस्तान ने एक्सपायर्ड माल भेज दिया था। अब सोचो, एक पड़ोसी ऐसा है जो अपने पड़ोसी को ऐसे हेल्प कर रहा है, एक पड़ोसी है कि आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, उसके अंदर गलत तरीके से कैसे कहें, दुश्मनी ही निभा रहे हो, फिर भी वो आपकी ऐसी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे पड़ोसी भी हमें चाहिए जो हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब हेल्दी रिश्ते बना के रखें। तो क्या हम ऐसा पाकिस्तान के साथ इन फ्यूचर कभी देख पाएंगे, या वो ऐसा कर पाएगा मुनीर के रहते हुए? जी अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल पुट इट इन 2 पर्सपेक्टिव्स। पहला तो अगर मैं नेट असेसमेंट देखता हूँ और अपने चारों तरफ के भारत, साउथ एशिया के देश देखता हूँ, तो इन सब में हमारे पड़ोसी आ जाते हैं। और इन पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता को देखते हुए ये भी हकीकत है कि हमको इनसे रिश्ते अच्छे बनाने ही पड़ेंगे अगर हमने ग्रो करना है तो। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने बोला है, मैं अगेन उनको रेफर कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा है कि 3 किस्म के राष्ट्र होते हैं। अच्छा। हीन राज्य, सम राज्य, बलवान राज्य। अच्छा। हीन राज्य मतलब आपसे छोटा राज्य, सम राज्य मतलब आपके बराबर का, और बलवान राज्य जो आपसे बड़ा देश। अगर आपके चारों तरफ ऐसे देश हैं, तो हर एक देश के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो भी उन्होंने दे रखा है। और चूंकि ये चारों तरफ वाले देश एक्सेप्ट चाइना सारे हीन राज्य, छोटे राज्यों में आते हैं। अगर छोटे हैं तो छोटों के साथ वो कहता है कि उनको आदर से, प्यार से व्यवहार करो, जितनी मदद कर सकते हो उसको मदद करो, कभी भी उसको छोटा भाई ना समझो। छोटा भाई ना समझो, ये बहुत, उसको बराबरी का दर्जा दो कि आप भी देश हो। हम आपको उस निगाह से देखते हैं, और फिर आप उनके साथ में बिल्कुल समभाव रखो, तो आप विफल नहीं होंगे। लेकिन अब चूंकि इस सब को करने के लिए, और वहां की हालात के अंदर जहां पे टेररिज्म, इंसर्जेंसी है ना, ये सब भी शामिल हो जाता है। बाकी छोटे देशों में विपदाएं भी बहुत सारी हैं, आपदाएं बहुत आती हैं। तो ये जरूरी है भारत के लिए कि ऐसे हालात में इन सब की मदद करे, और इसलिए ये भी जरूरी है कि हम और ज्यादा ग्रो करें, कि हम और ज्यादा मदद कर पाए, लोगों की मदद कर पाए। अल्टीमेटली अगर आप देखो तो पूरा साउथ एशिया किसी जमाने में भारत ही था, राइट। आचार्य चाणक्य के जमाने में ये पूरा इलाका 5.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स वाज भारत। हिमालय से अफगानिस्तान वगैरह सब तो ये सब हमारे थे, हमारा ही था। तो इसी इलाके को आप वापस आने वाले समय में क्यों नहीं भारत में शामिल कर सकते? सही बात है, सिर्फ सोच की बात है। और दूसरा, इंसान आते हैं चले जाते हैं, इसी तरह से देशों की बाउंड्री चेंज होती रहती है। हर 50 साल 100 साल बाद में देशों की बाउंड्रीज चेंज हो जाती हैं। तो लेट अस डू इट, वी विल हैव टू प्लान इट, आई विल हैव टू प्लान इट फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन, कि तब ऐसा होगा। मुझे जहां तक एक खुशबू सी आ रही है कि शायद कुछ टाइम में हमें सुनने को भी मिलेगा। हमारे जमाने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात। मुझे खुशबू सी आ रही है। तो थैंक यू सर, आप मेरे प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी बातें चाणक्य जी से रिलेटेड
चीज़ें उसको आज के दौर से रिलेट करते हुए, और बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ भी सुनाई जो हमने नहीं सुनी थी अपने आर्मी और फोर्सेस के बारे में, नेवी के बारे में, और हमारे कहाँ से शुरुआत हुई अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ये भी हमने देखा सुना, और सर के पिताजी ही थे। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और मैं इस एपिसोड को और आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन इतना सारा स्ट्रेस मैं सर को एक साथ नहीं दे सकती। फिर आप मैं बेफिक्र आपको रहे, स्ट्रेस इधर नहीं होगा। मैं फिर आपको अगले प्रोग्राम में आमंत्रित करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ और बातचीत को और आगे हम बढ़ाएंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने गौर से सुना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सुनी होंगी और जो आपने, जैसे मैंने नहीं सुना आपने भी सुना, और सर की बुक्स जो कि त्रिगुण वाली है मैं पढ़ूंगी, आप भी पढ़ना, और इसको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उतार सकते हैं, सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारे वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आज की डेट से रिलेट करके अपनी थोड़ी सी अपनी समझदारी, अपनी एआई की दुनिया से बाहर निकल के खुद के विचारों को और ज़्यादा मजबूत करते हुए उस पे वर्क करें, एआई को कम यूज़ करें और अपनी बुद्धि, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा दें। यही सारी चीज़ें निकल के आई हैं सर के बातों से मुझे, और हमारा जो देश है वो आने वाले टाइम में कितना ग्रो करेगा इसके बारे में भी हमने चर्चा की, और इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातृभूमि। नमस्कार, जय हिंद।